हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे। 12th आर्ट्स की जो एनसीईआरटी बेस पे जो बुक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसका हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर का जो नाम है मानव बस्तियाँ। इसमें हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में पिछले वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं जो नगरीय बस्तियां हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नगरीय बस्तियाँ। देखिएगा, जो नगरीय बस्तियाँ हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, नगरीय बस्तियाँ होती क्या है इसको हम देखते हैं। यानी कि नगरीय जो बस्तियां हैं जो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत, कहने का मतलब है जो ग्रामीण बस्तियां यानी कि मानव बस्ती को दो भागों में डिवाइड करके हम स्टडी किए, एक ग्रामीण बस्तियां और एक नगरीय बस्तियां। हम बात करें आज नगरीय बस्तियां क्या होती है। देखिए, नगरीय बस्तियां जो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत होती है, यानी सहंत और विशाल आकार की होती है। कहने का मतलब है कि नगरीय बस्तियां जो ग्रामीण बस्तियों से बहुत बड़ी होती है और जो सहंत भी हो सकती है या हम यूँ कह सकते हैं विशाल आकार की भी होती है। नगरीय बस्तियां अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में संलग्न होती है। यानी कि नगरीय बस्तियों के अंदर कृषि नहीं की जाती है और आर्थिक क्षेत्र और प्रशासकीय क्षेत्रों से ये जुड़ी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है इकोनॉमिक सिस्टम हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन या हम कह सकते हैं प्रशासकीय जो काम होते हैं वो आपकी नगरीय बस्तियों के थ्रू होते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये अकृषि यानी कि अकृषि यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती है। ठीक है, तो ये बस्तियाँ हैं ना जो अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में संलग्न होती है। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यानी कि जो नगर होते हैं अपने चारों क्षेत्रों से यानी कि चारों ओर से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आगे की बात, हम बात करते हैं। देखिए, भारत में नगरों का विकास कैसे हो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में नगरों का जो विकास है वो कैसे होता है, देखिएगा। अगला टॉपिक है भारत में नगरों का विकास। देखिएगा, भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नगरों का विकास है, जो नगरों की बसावट है वो हमारे जो प्रागैतिहासिक काल में अगर देखें तो नदियों के किनारे पर अनेक नगरों का विकास हुआ है। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका एक बेस्ट उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर के किनारे बसी हुई थी, जिसमें अनेक जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है, चुनहुदड़ो है। ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा है, लोथल है ना, बनवाली है, ये सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में भारत में नगरों का विकास हुआ है। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, भारत में नगरों का उदय यानी कि उनका जन्म ये प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का विकास हुआ है। यानी कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता युगीन थे। ठीक है, देखिएगा, जो सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे ही क्यों बसी है। कहने का मतलब है कि ये सभ्यता है वो नदियों के किनारे क्यों बसी है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के बाद में जो भूमि है, भूमि की महत्वता बढ़ने लग गई और लोग स्थायी रूप से जीना प्रारंभ कर दिया। तो वो जिस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा उनको मिले यानी उनकी सुविधा मिले, तो वहाँ अधिकांश नगर बस गए। ठीक है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। इसके अलावा आप भारत के बाहर देखिए तो चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, ये सारी की सारी नदियों के किनारे बसी हुई है। ठीक है, देखिएगा, नगरों के विकास के आधार पर हम यूँ कह सकते हैं कि नगरों के विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिएगा, 3 भाग कौन कौन से उसको हम देख लेते हैं। पहला है प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। ये 3 नगर हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन नगर की, चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिएगा, प्राचीन नगर क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं, जिसमें अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक आधार पे हुआ है और सांस्कृतिक के आधार पे हुआ है। कहने का मतलब है ऐसे 2000 से अधिक वर्षों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले प्रमुख नगर हैं जिनका विकास
धार्मिक आधार पर हुआ और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। कहने का मतलब है कि जो वाराणसी नगर है इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। इसका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं कि और भी ऐसे कौन कौन से जिनका सांस्कृतिक धार्मिक आधार पर नगरों का विकास हुआ है जो प्राचीन नगर की श्रेणी में आता है। जैसे प्रयाग, ठीक है, प्रयाग है। इलाहाबाद, आज इसका वर्तमान प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा पाटलिपुत्र, पटना बिहार। मदुरई, मदुरई आपका पता है दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर है। तो ये धार्मिक आधार पर क्या इनका विकास हुआ है, ठीक है। ये धार्मिक आधारों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर अनेक जैसे वाराणसी है, इलाहाबाद यानी कि पाटलिपुत्र, मदुरई, ये धर्म से जुड़े हुए हैं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका प्राचीन नगरों की श्रेणी में हम रखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं मध्यकालीन जो नगर है, मध्यकालीन नगरों की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। यानी कि आज वर्तमान में लगभग 100 ऐसे नगर हैं जिनका इतिहास मध्यकाल में हुआ है, यानी कि इनका इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि कहने वाला है आप हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये किला नगर है, यानी कि किला नगर है जिसका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है, यानी कि किला नगर है। और जिनका निर्माण जो इससे पहले इस यहाँ पर प्राचीन नगर थे, जो खंडर थे, उनके स्थान पर इनका निर्माण हुआ है, जो मध्यकालीन नगर की श्रेणी में आता है। जैसे हम कहें दिल्ली है, हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, आगरा आपका जो उत्तर प्रदेश में, और नागपुर आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये दोस्तों ये मध्यकालीन नगर की श्रेणी में आते हैं जिनका निर्माण हुआ है प्राचीन नगरों के खंडरों पर इसका विकास हुआ है, ठीक है। तीसरा है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर की चर्चा अगर करें तो इनका निर्माण आपको पता है कि जो अंग्रेज़ थे, हमारा भारत गुलाम रहा है, ठीक है, उपनिवेश के रूप में रहा है। तो अंग्रेज या यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अनेक अपने पैर जमाते हुए उन्हें सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी आदि व्यापारिक पत्तनों का विकास भी उन्होंने किया है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, नगरीय बस्तियाँ हैं, इनको हम उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में डिवाइड करके हमने स्टडी की है। जैसे प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिएगा अंग्रेजों ने बाद में 3 पत्तन यानी बंदरगाह, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के आधार पर 3 ऐसे भारत के जो बंदर थे जिनका निर्माण बहुत ही मजबूती से किया है, ठीक है, यानी कि ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए। जैसे इसमें मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इनमें इनको बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और उन्होंने इन तीनों पत्तनों का जो निर्माण है वो अंग्रेजी शैली के अंदर ही किया है, यानी कि कहने का मतलब है व्यापारिक रूप से सुविधा की दृष्टि से उन्होंने 3 नगरों या 3 पत्तनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से अंग्रेजी शैली में उनका विकास किया है। कौन कौन से हैं? एक आपका है जो मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे। देखिएगा 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ है। 1850 के बाद फिर क्या होता है कि जो आधुनिक उद्योगों का आधारित नगरों यानी कि आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ है। जैसे हम कहते हैं जमशेदपुर, ठीक है। इसके साथ ही वो देखें जैसे हमारा 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा भारत आज़ाद होता है, इस दिन को 15 अगस्त को। इसके बाद में कुछ नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित होने वाले जो नगर हैं वो आपका चंडीगढ़ है, यानी कि पंजाब है ना, और हरियाणा की दोनों को मिलाकर ये राजधानी है। फिर भुवनेश्वर है, यह आपका उड़ीसा की राजधानी है। गांधीनगर आपके गुजरात के, और दिसपुर आपका असम की राजधानी है। तो ये प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं भारत में ये नगर। जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तभी इनका विकास होता है, ठीक है। कुछ नगर औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में हुआ, यानी कि ऐसे नगर जो इंडस्ट्रीज के रूप में उनका डेवलप हुआ है। जैसे आपको पता है दुर्गापुर है, भिलाई है, सिंदरी है, बरौनी है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे नगर जो उद्योगों के क्षेत्रों में हुआ है। फ्रेंड्स देखिएगा, इन जो दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी है, इसको हम एक अलग एक वीडियो में अपन पढ़ेंगे। जैसे अपना औद्योगिक क्षेत्र वाला जो टॉपिक आएगा, जो लेसन आएगा, उसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ये दुर्गापुर कहाँ है, भिलाई कहाँ है। जैसे दुर्गापुर आपका पता है वेस्ट बंगाल में है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसे इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
देखिए कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुशंसी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं दिल्ली के चारों ओर गाज़ियाबाद, रोहतांग और गुरुग्राम ये नगर हैं जो दिल्ली के चारों ओर बसे हुए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है भारत में नगरीकरण। देखिए हम भारत में नगरीकरण की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का मापन कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। हम कह सकते हैं कि नगरीकरण के स्तर का मापना कुल जनसंख्या में, यानी कि जो जितनी वहाँ की जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को हम प्रतिशत के रूप में हम ले सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं 2011 में भारत में नगर कितने हैं, 31.1% हैं, और 20वीं शताब्दी में दौरान हमारे नगरीय जनसंख्या का जो निरंतर बढ़ती गई और 11 गुना वो बढ़ी है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में 2011 में भारत में नगरीकरण कितने 31.16% है, और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई, 11 गुनी बढ़ गई है। नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में बिल्कुल धीमी गति से इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये तो हमने भारत में नगरीकरण की बात हमने कर ली है। अब देखिएगा जनसंख्या आकार के आधार पर, यानी जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी अब जनसंख्या को हम लेते हैं इसके आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। देखिएगा भारत में जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, देखिए कैसे हम बात करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र के जिनको हम प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं, यानी कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को हम प्रथम नगर कहते हैं, जहां पर 60% जनसंख्या निवास करती है। तो याद रखिएगा 60% जनसंख्या जहां निवास करती है वह प्रथम वर्ग का नगर कहलाता है, जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही हम 10 लाख से लेकर 50 लाख तक जनसंख्या जहां पर निवास करते हैं उसको महानगर कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर मेगा नगर उनको कहते हैं, यानी कि भारत में 6 मेगा नगर है जहां पर 21% जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं जो बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है, या कहने का मतलब बहुसंख्यक महानगर एक तो ये हो गया, एक मेगा नगर नगरीय संकुल है जहाँ पर हमारे भारत में ऐसे कितने संकुल नगर हैं, यानी कि 53 नगर संकुल है, यानी कि संकुल नगर है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये डेटाज आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं आगे की चर्चा अगर हम करें तो नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक आपको मिलेगा। देखिएगा नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। देखिए प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का होता है भाई ऐसा शहर या सिटी या शहर या नगर जहाँ पर विशेष प्रकार के कार्यों को कार्य किए जाते हैं या उसका निष्पादन करते हैं, तो वो प्रकार्यात्मक कहलाता है। तो ऐसे नगरों का हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं प्रशासन शहर और नगर। ठीक है, प्रशासन शहर और नगर क्या होता है, जहाँ पर उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों नगरों को प्रशासन नगर कहते हैं। कहने का मतलब है कि उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों को हम नगर और शहर कह सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा जो स्टेट है उनका जो कैपिटल है वह सभी प्रशासन नगर या नगर की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक मुख्यालय हम उसको हम कह सकते हैं, यानी कि जो स्टेट का जो हेड क्वार्टर होता है उसको हम कह सकते हैं। तो ये प्रशासन नगर में आता है। इसमें कौन कौन से प्रशासन नगर की श्रेणी में आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल और श्रीनगर। चंडीगढ़ आपको पता है कि जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, नई दिल्ली राजधानी नई दिल्ली है, भोपाल आपका महाराष्ट्र है, शिलांग आपका हिमाचल प्रदेश का है, गुवाहाटी है, इम्फाल है और श्रीनगर है। ये सारे के सारे प्रकार्यात्मक नगरों की श्रेणी में आते हैं। देखिएगा औद्योगिक नगर की हम बात करें जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हो, यानी कि उनका विकास ही औद्योगिक रूप में उनका हुआ है, वो औद्योगिक नगर की श्रेणी में आते हैं। हम यूँ कह सकते हैं मुंबई, सैलम, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई आदि का विकास प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास हुआ है। देखिए हमारा जो अगला जो
जो एक लेसन है औद्योगिक क्षेत्र यानी कि उद्योग वाला क्षेत्र, जिसमें हम सभी प्रकार के जो नगर हैं जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। विथ मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, औद्योगिक नगर क्या हैं, जहाँ पर उद्योगों का विकास और औद्योगिक नगर की श्रेणी में आते हैं। परिवहन की अगर हम चर्चा करें, यानी कि ऐसा नगर या हम यूँ कह सकते हैं जहाँ पर जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, आयात निर्यात में संलग्न जो सिटी होती है, नगर होते हैं, उसको हम कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम। कांडला गुजरात, कोची केरला, कोझिकोड कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये सारे के सारे व्यापार परिवहन नगर कहलाते हैं। वाणिज्यिक नगर की बात अगर करें, व्यापार और वाणिज्य में विशेषता का प्राप्त शहरों या नगरों को हम इस वर्ग में रखते हैं, जिसमें कोलकाता है, सहारनपुर है और सतना है। खनन नगर कौन सा है? खनन ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज है, झरिया, डिगबोई, अकलेश्वर और सिंगरौली। यानी कि रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अकलेश्वर है। जैसे झरिया कोयला है, डिगबोई के अंदर तेल निकाला जाए, अकलेश्वर में तेल निकाला जाता है, ठीक है। रानीगंज और सिंगरौली में कोयला निकाला जाता है। तो ये खनन क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये सारा का सारा टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कहने का मतलब अगला जो भी आपका टॉपिक आएगा, लेसन आएगा, उसमें पढ़ेंगे। देखिए, गैरीसन छावनी नगर, यानी गैरीसन को हम क्या कहते हैं? छावनी, जहाँ पर रिजर्व में जो पुलिस बल रहता है या हम कह सकते हैं सेना वहाँ पे निवास करती है, ठीक है। तो इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है। जैसे अम्बाला है, जालंधर है, महू है और बबीना है और उधमपुर है, ये गैरीसन श्रेणी में आते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों की बात अगर करें कि ऐसे नगर जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म या संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो धार्मिक या संस्कृति नगर की श्रेणी में आते हैं। जिससे सबसे बड़ा है आपका वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी, मथुरा है, अमृतसर है, मदुरई है, पुरी है, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और उज्जैन, ये सबसे धर्म से जुड़े होते हैं, ठीक है। शैक्षणिक नगर, जहाँ पर शिक्षा का बहुत ज़्यादा शिक्षा का केंद्र होता है, जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है, उन नगरों को शैक्षणिक नगर कहते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी और इलाहाबाद। एंड देन लास्ट है आपका पर्यटन नगर। पर्यटन नगर यानी कि पर्यटन से जुड़े होते हैं, जिसमें नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी है, जोधपुर है, जैसलमेर, उटक मंडल यानी ऊटी है, माउंट आबू, ये सारे के सारे इसे जुड़े हुए थे। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपका इसकी 9 प्रकार्यात्मक इसके प्रकार हो गए। अब हम एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। एक स्मार्ट सिटी मिशन है, जो आपके अपने लेसन से जुड़ा हुआ है टॉपिक है। यानी कि कौन सा टॉपिक है आपको पता है? देखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन। देखिएगा, ये स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन का जो प्रमुख पर्पज है वो होता है शहरों को बढ़ावा देता है। यानी कि जो सिटी होती है उसको बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है? इसमें क्या होता है कि जो शहरों में आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं, यानी कि कह सकते हैं शहरों को सुविधा प्रदान करना, जैसे साफ सुथरा करना, सतत पर्यावरण और अपने जो नगरों को बेहतर जीवन प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यहाँ पर लागू किया जा सकता है, जिसमें आवश्यकता की चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाए, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। और जो विशेष प्राकृतिक आपदाओं वाले जो होते हैं उनको वहाँ पर जो जोखिम भरे क्षेत्र हैं उनको उन आपदा से बचाया जा सके, ऐसे सिटी या ऐसे नगरों का विकास किया जाता है। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में, किस योजना में? स्मार्ट सिटी मिशन योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। तो ये आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक था फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है।
अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये फोर्थ चैप्टर रहा आपके जो बुक है ज्योग्राफी की, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका कल हम 5वां वीडियो देखेंगे, सॉरी इसका 5वां लेसन देखेंगे। और आप बिल्कुल इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा और अपना जो ग्रुप है वहाँ पर इसके नोट्स को सेंड कीजिएगा वर्क करके। फिर हम कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।